गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 19 अगस्त और आज हम अध्ययन करेंगे 19 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सब का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों, किस राज्य में कर रहा है? मणिपुर में। मणिपुर में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, अब आगे और बात करते हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंची रेल पुल पर काम चल रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यानी जो है पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र है उसके द्वारा मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यानी जो पुल है वो जिरीबाम इम्फाल इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है। यानी जो जिरीबाम से लेके इम्फाल तक रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है उस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। यानी इस जो 141 मीटर है की ऊंचाई के ऊपर इसका निर्माण हो रहा है। ये एक तरह से ये पुल कुतुब मीनार से डबल हाइट वाला होगा। यानी इसकी ऊंचाई है जो कम्प्लीटली हो जाएगी तो ये कुतुब मीनार से भी डबल हाइट का हो जाएगा। ये यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। यानी जो सबसे ऊंचा पुल अभी बना हुआ है मोंटेनेग्रो, उसका भी ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मरांगचिंग गांव में किया जा रहा है। यानी जो इम्फाल के अंदर जो नोनी डिस्ट्रिक्ट है उसके मरांगचिंग गांव में इसका निर्माण किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की ओर से लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। यानी इस पे टोटल जो बजट है वो 280 करोड़ रुपए की जो लागत है वो होनी संभावित है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वह यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। यानी मणिपुर में कौन सा पार्क स्थित है दोस्तों? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दो नेशनल पार्क है दोस्तों, परंतु जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है केबुल लामजाओ। यानी ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। मतलब कि ये एक टापू के अंदर बना हुआ है। यानी उसके चारों ओर एक लोकतक झील है और लोकतक झील के अंदर ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। इसलिए ये तैरता हुआ पार्क सा प्रतीत होता है। यानी कि ये ऐसे तैर रहा है पानी के अंदर। तो दोस्तों, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति है सत्यपाल मलिक जी की गई है, जो अभी जिन्होंने जिनका ट्रांसफर गोवा से किया गया। यानी जो वर्तमान में थे वो गोवा के अंदर राज्यपाल थे और वहां से इनका ट्रांसफर करके जो है मेघालय नियुक्त किया गया है। मेघालय में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। यानी जब धारा 370 हटाई गई थी तो इसमें महत्वपूर्ण रोल सत्यपाल मलिक जी का था। और 2019 के बाद इन्होंने गोवा में अपना राज्यपाल का कार्यकाल पदभार संभाला और 2019 के बाद अब से ये मेघालय का कार्यभार संभालेंगे। यानी सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने उन्हें 2018 में कुछ महीने के लिए उड़ीसा के लिए के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों मेघालय के नेशनल पार्क की। दोस्तों, मेघालय के अंदर बल बल्फाक्रम नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा पार्क है दोस्तों? बल्फाक्रम। दोस्तों ध्यान से देखना, थोड़ा सा अजीब नाम है। बल्फाक्रम नेशनल पार्क है। यह पार्क यहाँ मौजूद जंगली जंगली जलीय भैंसों और बिल्लियों की विशाल स्पीशीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की यानी जो बल्फाक्रम नेशनल पार्क है उसमें जंगली जलीय भैंसे पाए जाते हैं और जो बिल्ली होती हैं अपनी कैट्स, उनकी विशाल स्पीशीज के लिए ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों, इसके अलावा एक जो नेशनल पार्क हो रहा है ना जो मेघालय के अंदर, नोकरेक नेशनल पार्क। और दोस्तों ये पार्क है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जैविक धरोहर के रूप में घोषित किया जा चुका है। यानी जो विश्व जैविक धरोहर है वो कौन सा है दोस्तों? नोकरेक नेशनल पार्क। और बल्फाक्रम नेशनल पार्क है वो जंगली जलीय भैंसे एवं बिल्लियों की विशाल स्पीशीज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई थी। यानी जो मेघालय है उसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा किसे दी गई थी दोस्तों? मेघालय को। और किसके द्वारा? ब्रिटिश शाही अधिकारियों। यानी ये 1800 के लगभग की बातें हैं। मेघालय पहले असम का ही हिस्सा था दोस्तों, ये सभी को पता होगा। और 21 जनवरी 1972 को असम के जो गोरा खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं उनको काट करके उनको डिवाइडेड करके इसे नए जिले बना दिए गए और राज्य जो है नया राज्य मेघालय को अस्तित्व में लाया गया। यानी जो गोरा खासा जैंतिया पहाड़ियां थी, गोरा
गोरो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ थी, उनको काट करके एक नए राज्य को अस्तित्व में लाया गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम है, यानी जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, और नया नाम परिवर्तन करके एक नया नाम क्या रखा गया है दोस्तों, बनारस। जो मंडुआडीह है रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम है बनारस रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में नाम परिवर्तन का काम काफी समय से चल रहा है। जब से योगी जी आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में नाम ही चेंज हो रहा है। सभी लोग सुबह उठ के सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने गांव का या अपने स्थान का नाम राहत वाला ही है या बदल दिया गया है। अब दोस्तों मंडुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से इसको अनुमति मिल चुकी है, जो गृह मंत्रालय है वहां से इसको अनुमति मिल चुकी है। जबकि इससे पहले मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। दोस्तों उत्तर प्रदेश है उसमें दुगदुआ नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दोस्तों अब बात करते हैं गवर्नर की। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है। और दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, जगदीप जगदीप धनखड़, और चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, ममता बनर्जी। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प नामक एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी दी जाएगी। यानी इस योजना के तहत 1 लाख जो बेरोजगार युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, और जो बाजार जो रेट है उससे कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी दी जाएगी। यानी उनको ब्याज दिया जाएगा, जो ऋण दिया जाएगा और सब्सिडी दी जाएगी जिसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और बंगाल में बेरोजगारी की दर को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं, जिनमें सुंदरबन नेशनल पार्क है वो यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व हेरिटेज साइट में से एक है। यानी जो सुंदरबन ने टोटल कितने पार्क हैं दोस्तों, 6 पार्क, और जिसमें से एक कौन सा है दोस्तों, सुंदरबन नेशनल पार्क। और ये इसकी खासियत क्या है, ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी पहले राकेश जी कहाँ पे थे दोस्तों, सीबीआई के पूर्व विशेष निर्देशक थे, और अभी जो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक का पद भी संभाल रहे थे। और वे जो राकेश जी हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभारी भी बने रहेंगे। यानी एक तो इनको महानिदेशक बना दिया गया है बीएसएफ का, और इसके अलावा ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभारी, यानी ये इसके भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसका प्रभार भी यही संभालेंगे। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। ये 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, बीएसएफ के बारे में। दोस्तों बीएसएफ का जो मोटो है, जो ध्येय वाक्य हम जिसको बोलते हैं वो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। दोस्तों बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और दोस्तों फाउंडर कौन है, केएफ रुस्तम जी। और दोस्तों ये कब हुआ है, यानी जो बीएसएफ की स्थापना कब हुई, 1 दिसंबर 1965 को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एमवी वाकाशियो, यानी जो एमवी वाकाशियो है हाल ही में चर्चा में था, ये क्या था दोस्तों, एमवी वाकाशियो है जो
दोस्तों ये जापानी पानी जहाज था। यानी क्या था दोस्तों, एमवी वाकाशियो जापानी पानी जहाज था, यानी जापान का एक पानी में चलने वाला जहाज था। तो दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं। मॉरिशस के पास, दो मॉरिशस आपको पता होगा एक कंट्री है, मॉरिशस के पास हिंद महासागर में फंसे जापान के तेल टैंकर के दो टुकड़े हो गए हैं। दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले मॉरिशस संकट हमारे सामने आया था, जिसके अंदर एक जो तेल से भरा हुआ जो टैंकर था वो समुद्र में फैल गया था, वो टकरा गया था और उसका जो सारा तेल था समुद्र में फैल गया था। दोस्तों अधिकारियों ने बताया कि इसे पता चला, इसे इसमें शेष बचा तेल समुद्र में फैल गया है। यानी जो तेल का टैंकर था उसके दो टुकड़े हो गए टैंकर के, जिससे इसके दो टुकड़े होने से इसका सारा तेल है वो समुद्र में फैल गया। एमवी वाकाशियो नामक यह जहाज 25 जुलाई को मॉरिशस के पास, मॉरिशस के एक तट के पास चट्टान से टकरा कर फंस गया था। यानी एक टकरा जो जो चट्टान थी उससे टकरा गया था, यानी कि टाइटैनिक वाली घटना इनके साथ भी हो गई थी। तो टक्कर की वजह से उसके निचले हिस्से में दरार पड़ गई और वहां से तेल का रिसाव हो रहा था, और धीरे धीरे इसके रिसाव होने के कारण इसके दो टुकड़े हो गए फिर कुछ समय बाद, और सारा का सारा जो तेल है वो समुद्र में फैल गया था। इसके लिए भारत ने भी अपने अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर को समुद्र से तेल निकालने के लिए या तेल हटाने के लिए भेजा था। और इस विश्व जो मॉरिशस में इसके लिए आपातकाल की घोषणा भी की गई थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में अदृश्य शील्ड का निर्माण किस देश में किया गया है? यानी जो अदृश्य शील्ड आप समझ गए होंगे दोस्तों, अदृश्य ढाल, यानी अदृश्य का मतलब जो सामने से दिखाई न दे, यानी अदृश्य। अदृश्य शील्ड का निर्माण किस देश में किया गया है? तो दोस्तों किस देश में किया गया है? ये इंडिया में, क्योंकि भूत पिशाच वाली जो समस्या है वो इंडिया में देखने को मिलती है, जैसे गायब करना, शेर को बकरी बनाना, इंसान को मुर्गा बनाना, ये चीजें सारी इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो ये काम इंडिया ने ही किया है, गर्व होना चाहिए आपको। दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों एच जेवेल्स के इनविजिबल मैन ने अदृश्य होने के लिए शरीर के ऑप्टिकल गुणों को बदल दिया था। यानी जो एच जेवेल्स थे उन्होंने अदृश्य होने के लिए, यानी इनविजिबल मैन यानी जो दिखाई न देने वाला व्यक्ति के जो शरीर थे, उन्होंने अदृश्य होने के शरीर के ऑप्टिकल जो गुण होते हैं उनको बदल दिया था। यानी आपने भी देखा, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, जो इनविजिबल मैन का एक बार कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था, और मूवी में तो हम हर मूवी के अंदर इस अदृश्य मैन की शक्ति को देखते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, यानी जो जो इनविजिबल मैन के जैसी जो शक्ति थी या उपलब्धि है वो उस प्रकार की अब वर्तमान में वैज्ञानिकों भी ने भी हासिल किया है, जिसके तहत निरंतर आवरण के स्थान पर एक धातु संरचना को डिजाइन किया गया है। यानी एक धातु की एक संरचना को डिजाइन किया गया है ताकि इससे विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के लिए एक पारदर्शी ढाल बनाया जा सके। यानी पारदर्शी ढाल का मतलब दोस्तों जिसके आर पार देखा जा सके, और जो ढाल का मतलब शील्ड होता है दोस्तों। यह अदृश्य ढाल का उपयोग विभिन्न सैन्य स्टील्स अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, और यह सुंदरता से समझौता किए बिना विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जक एवं अवशोषक उपकरणों को कवर कर सकता है। दोस्तों इसका डायरेक्टली बेनिफिट है जो इंडियन आर्मीज को के जितने भी सोल्जर्स हैं उनको होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप उनको अदृश्य ढाल दे दी जाएगी तो उनको जो सामने दुश्मनों से लगने वाली गोलियां हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी जो दुश्मनों की जो गोलियां हैं वो उन्हीं जो अदृश्य शील्ड है उससे टकरा के वहीं पे गिर जाएगी, यानी हमारे जो देश के सैनिक हैं वो शहीद नहीं होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट तो इंडियन सोल्जर्स को होने वाला है। तो दोस्तों अब आगे और देखते हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, यानी जो भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके अंतर्गत एक संस्था काम करती है जिसे नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने इन पारदर्शी और लचीली ईएमआई शील्ड का स्प्रे कोटिंग के माध्यम से क्रैक टेपलेटिंग विधि का उपयोग करते हुए धातु जाली या मेटल मेश से बनाया है। यह कार्य, इस कार्य में यह प्रयोगशाला अग्रणी है। यानी दोस्तों ये चीजें, ये साइंस के सारे वर्ड साइंस के हैं, इसलिए इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे। ये तो इसको विधि बताई गई है, किस विधि से बताया गया है। विधि जो पूछी जाती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नहीं, जो मेंस की रिटन एग्जाम होती है उनमें पूछी जाती है। तो ये इस चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है, बस आपको समझाने के लिए या बताने के लिए यहाँ पे इनका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, तो इस प्रकार की है।
इस प्रकार की जो है शील्ड बनाई गई। अब इससे देखो आर पार हम देख सकते हैं। पहले कोई भी शील्ड लो, आप चाहे कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड ले लो, उसके हम आर पार नहीं देख सकते, परंतु इस शील्ड के आर पार हम देख सकते हैं कि उस साइड क्या है, कौन कौन से दुश्मन है, क्या कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज का उसका हम को देख सकते हैं, और ये सारी इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह नोट की गई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारत नेट परियोजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों आपको लग रहा होगा पुराना क्वेश्चन, परंतु ये क्वेश्चन पुराना नहीं है। 2011 में इस भारत नेट परियोजना की शुरुआत की गई। दोस्तों भारत नेट परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2011 में की गई थी, जिसे मूल रूप से नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम से जाना जाता है। देश भर की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों ये करंट में कैसे है, तो दोस्तों 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 दिन के अंदर अंदर पूरे भारत को है, जो पूरे जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका करंट का क्वेश्चन बन गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेबी ने अपना नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? जो सेबी है उन्होंने जेपी गर्ग को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने शुक्रवार को कहा कि जेपी गर्ग ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी पदोन्नति से पहले गर्ग सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे, यानी इनको प्रमोशन मिला है। दोस्तों सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। तो चलिए दोस्तों अब जो हमारी नेक्स्ट कड़ी है करंट फायर, उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट फायर के जो टॉपिक हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा गुरुवार 20 अगस्त 2020 को करेंगे। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है, यानी जो सर्वेक्षण किया जाता है, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण उसका 5वां संस्करण है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ महोत्सव के नाम से आयोजित कार्यक्रम में शीर्ष प्रदर्शन वाले शहरों और राज्यों को कुल 129 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यानी जो स्वच्छ महोत्सव है जो 20 अगस्त को ये आयोजित होगा, उसमें जो है टोटल 129 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और ये टॉप राज्यों और शहरों को प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद के प्रतिरोगात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन सेवाओं को धन्वंतरी रत्न नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यानी जो दिल्ली के अंदर जो आवासीय कॉलोनियां, पुलिस की आवासीय कॉलोनियां हैं, उनमें प्रतिरोधात्मक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र का आयोजन संपन्न हुआ, और इसके बाद दोस्तों ब्रिटेन ने भारत के लिए लॉन्च किया 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड। यानी जो है ब्रिटेन ने इनोवेशन चैलेंज फंड है जो भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का या 3 करोड़ को, जिसका हम इनडायरेक्टली शायद वैल्यू होती है कि 3 करोड़ का फंड लॉन्च किया है। इसके बाद दोस्तों जो MPEDA मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पोरबंदर में की क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना। यानी जो MPEDA है उसने पोरबंदर गुजरात में क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। तो दोस्तों इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की ये कड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।